इस सवाल का इस पार्टी के सवाल का इस केस से कोई मतलब नहीं। मतलब है या बिल्कुल मतलब है। आखिरकार तथाकथित रेप अटेम्प्ट पार्टी के पास हो गए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जी बताइए। और ये जो आपकी पार्टीज हैं अक्सर कहां पर? तो रोजाना जो दोस्तों के घरों पर होता है वो क्या होता है? वो तो हमसे मिलते हैं इसका मतलब ये है कि मिलते मिलते आप इतना शराब पी लेती हैं कि आपको होश नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपको इतना पता रहता है कि आपके किस दोस्त ने आपको सहारा दिया? क्या आपको इतना पता रहता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गोद में उठाया? क्या आपको इतना पता रहता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गाड़ी में डाला और आपको आपके घर तक पहुंचाया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जब रेप अटेम्प्ट हुआ था उस समय ये दोनों शराब में धुत थे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बोलिए मिस बर्मन, सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? सामने देखिए, कटघरे में जो खड़ा है आज उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें कोई शक नहीं कि जब रेप होता है तो लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जब किसी लड़के पर झूठे रेप अटेम्प्ट डाला जाता है, झूठा रेप अटेम्प्ट डाला जाता है। रेडी रेडी रेडी। एक मिनट कट। एक मिनट एक जाओ क्यों? Sir, just look up onto the camera, please, for focus. Hold. Thanks. चलिए रेडी। Okay, stand by. और ये सब रोलिंग। आप आगे वाले पीछे जाइए थोड़ा। रोलिंग है। थोड़ा हाँ जी हाँ जी। कट। आप थोड़ा अंदर राइट वाले इनको अंदर दो सेक्शन रखो बॉडी का। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ राइट। चेयर वीडियो का कोई ऑब्जेक्शन है? यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ। मिस बर्मन कहाँ है? यहीं खड़ी है और वो वहीं पे। चलिए रेडी। रोल साउंड रोलिंग एंड एक्शन। कोर्ट मिस बर्मन से पूछना चाहती है क्या इस वीडियो का कोई ऑब्जेक्शन है? यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो कह सकती है। नलिनी की खामोशी को अदालत उसका कबूलनामा मानती है और सारे सबूतों, गवाहों और गिरफ्त को मद्देनजर रखते हुए जय द्विवेदी को बाइज्जत बरी करती है और नलिनी को झूठे बयान देने और अदालत को गुमराह करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती है। जब तक पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं करती तब तक नलिनी को पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। फैसले को तत्काल मुकर्रर करते हुए कोर्ट मुलतवी की जाती है। कट। हो गया क्या बात? मजा
लेकिन देखो मैं आपको लेकिन जरा पार्टी कर ले तो मैं फांसी चढ़ाने वाला हूँ मुस्कुरा रही नाम सुन के आ जाती है। बिस्किट दे लो लकी सब कुछ अभी मतलब मालूम के सामने खाली ये अपने कैमरे वाले कहाँ है? शैलेंद्र कहाँ? शैलेंद्र भाई अब आप लोग वाइड में कैमरा मत गिरा Rolling, everybody? यस रोलिंग एक्शन। मिस मननी, मुझे ये बताइए कि एक हफ्ते में तकरीबन कितनी पार्टी का गठन करते हैं? और ये जो आपकी पार्टीज होती हैं वो अक्सर कहाँ पर होती हैं? क्लब या पब में। तो रोजाना जो आप अपने दोस्तों के घर पर मिलती हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है? वो तो हम बस मिलते हैं उससे ज्यादा। मिलते हैं, मिलते मिलते आप इतना शराब पी लेती हैं कि आपको होश नहीं रहता। हाँ, क्या आपको यह पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको सहारा दिया? क्या आपको यह पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको क्या आपको यह पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गाड़ी में डाला और आपको आपके घर तक पहुंचाया? हाँ, बोलिए मिस मनी, सच्चाई क्या है? देखिए इसकी तरफ, ये जो कटघरे में खड़ा है आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मैं मानता हूं कि रेप के बाद एक लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन एक लड़के पर जब एक झूठे रेप केस का इल्जाम डाला जाता है तो भी उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, तबाह होती है। हमारी अदालत भले ही उसे बेकसूर समझकर उसे छोड़ दे, लेकिन सारा समाज उसे जिंदगी भर गुनहगार मानता है, सारी जिंदगी। आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर कितने टैटूज? कितने? 4-5। और ये जो टैटूज हैं कहां पर, कैसे, किस तरह? एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैंने किसी एक से नहीं लगाया। वो किसी से आपको उनका नाम याद है जिसने ये टैटूज बनाए? मैं वाला क्यों उनका नाम आप क्यों भला पूछने वाली? इतना तो याद होगा कि टैटू बनाने वाला है या वाली, मर्द या फिर औरत? कौन? मेल, मर्द। जाहिर सी बात है कि ये जो टैटूज आपने बनाए हैं और सबको दिखाने के लिए बनाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अदालत को और हमें ये टैटूज जो है दिखाएं।
चिड़चिड़ हो रहा है। ये मेरे क्लाइंट की सजा बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती जब इन्हें थैंक यू। इस तरह का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म का सब्जेक्ट क्या है व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। सब्जेक्ट आप बताइए प्लीज, फिल्म का सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने सोचा कि जो हमने लाइव देखी है उस पर फिल्म बनाए। तो ये पूरी कहानी प्रिंट मीडिया पे बेस्ड है, मतलब आप लोगों की कहानी है। आपको देख लगेगा कि इसमें हर इंसान से जुड़ी कहीं न कहीं कोई बात ऐसी होगी जो आप हर जर्नलिस्ट की लाइफ से जुड़ी होगी। आपको देख के मजा आएगा। हमने ट्राई किया इसमें कि सब कुछ जब एक घटनाएं एक अच्छे से हैं जो आप नहीं जानते, जो फील्ड में है वो हम नहीं दिखा रहे हैं इस फिल्म में। जो ऑफिस के अंदर की पॉलिटिक्स, ऑफिस के अंदर की चीजें होती हैं वो हम दिखा रहे हैं। और इसमें एक लेवल दिखा रहे हैं कि एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की जो जर्नलिज्म होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। और शायद इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक का जर्नलिस्ट है या छोटे शहर का जो जर्नलिस्ट है उसको एक जो दिल्ली या बॉम्बे का जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या होती है एक दूसरे के बारे में नहीं पता। बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया को मीडिया के बारे में नहीं पता। तो इस फिल्म के थ्रू एक मीडिया का एक आप कह सकते हैं इनसाइड स्टोरी है। इसमें मैंने ट्राई किया कि काफी सारे रियल लोगों को लूं मैं। जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे रियल लिए हैं और जज साहब भी एग्री हो गए आने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ कोडे साहब काम कर रहे हैं। आपने इस फिल्म का नाम जेडी क्यों रखा है? जेडी ये कैरेक्टर है, लखनऊ का जर्नलिस्ट है और इसका शॉर्ट फॉर्म जेडी होता है। बाद में फिर मैगजीन जो शुरू करता है उसका भी नाम जेडी है, जर्नलिज्म डिफाइंड। यही टाइटल है। इसका जो लोगो है वो भी डिफरेंट है कि जैसे अमूमन पिक्चर्स के नाम होते हैं, जो गवर्नमेंट की सील होती है, लाख की सील उस पर लगाते हैं, तो ये वो रेड स्टैंप है कि ये जर्नलिस्ट ऐसा पावरफुल है कि जिसके बारे में लिखते उसकी लाइफ बन जाए और जिसके बारे में उल्टा लिखते वो फिर लाइफ बर्बाद हो जाए। कोडे जी को आपने कैसे तैयार किया इस फिल्म के लिए, जो कि रियल लाइफ में भी? मैं किसी जज को ढूंढ रहा था जो कि एक बहुत पावरफुल, एक ईमानदारी की मिसाल हो और अच्छा काम किया हो, जिसको डर ना हो किसी से। मैंने बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आया, लेकिन जब कोडे साहब का आया तो फिर मैं वहीं पे आके दिमाग मेरा रुक गया और फिर मैंने अप्रोच किया। खैर बहुत अच्छे से बात हुई और अच्छा रहा। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी कमर्शियल हो चुकी है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुकी है, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये तो आप ही जानते हैं कमर्शलाइजेशन कितना हावी हो गया है मीडिया पर भी और हमारे फिल्म इंडस्ट्री पर भी। ये है कि उसी में से कुछ एक ऐसी चिंगारियां भी निकलती हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलती हैं, जो सच्ची बातें कहती हैं। कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। इसी तरह से कुछ अच्छे मीडिया पर्सन्स हैं जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। सर, आप इस फिल्म से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बताओ। मैसेज में यही है कि हर जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में आता है, एक तो इसलिए आता है कि ग्लैमर है इसमें, लेकिन जब फील्ड में आता है, पहुंचता है, तो उसको समझ में आता है ग्लैमर सारा खत्म हो जाता है। जब एक मीडिया वाइट के लिए स्टूडियो से फोन आता है और घंटों जब खड़ा रहता है, खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन टीवी में भी कंपटीशन बहुत है। खबर कुछ लिखी, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो ग्लैमर है फील्ड में आने के बाद सारा वो 4-6 महीने में, 1 आध साल में खत्म हो जाता है। दूसरा चीज बचती है पैसे। पैसे भी अच्छे हैं एक अच्छे लेवल पे, लेकिन नौकरी की जो गारंटी है, तो जो बाहर से फील्ड दिखता वैसा एक्चुअल है नहीं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं इस फील्ड से हूं तो मैंने इसके अच्छे बुरे सारे पहलू दिखाए हैं कि अगर जर्नलिस्ट आपको बनना है, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, जरूरी है, तो वो चीजें हमने दिखाई हैं। अल्टीमेटली मैसेज ये है कि सच्चाई की ही जीत होती है। सत्य में हो जाते। बिल्कुल, आप सत्य में हो जाते। सत्य में हो जाते। प्रदीप जी, आप भी जरा हम चाहते हैं कि बताइए कि आप बहुत ही बड़े जज हैं और आज यहाँ पर खुद एक रियल एक जज का किरदार कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं 1991 से जज का काम कर रहा हूँ। एक काम में
तो नसीब की बात होती है। मेरे पास बहुत बड़े केस आ गए। एक केस में साथ मीडिया बहुत झूठा था। जब मेरे कोर्ट में मीडिया वाले आ गए, तभी मैं मीडिया वालों को बोला कि एक केस अपने देश की इमेज बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए आप मुझे मदद करो। इस केस का कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। आपको जो रिपोर्टिंग करने के लिए जितनी फैसिलिटीज है वो तो मिलेगी, लेकिन आप में से हर का एक जिम्मा रहेगा कि इसमें मिस रिपोर्टिंग नहीं हो जाए। और मुझे ये फक्र की बात होती है कि इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया था मैं, लेकिन सब मीडिया वालों ने मुझे ये सब केसों में बहुत सहायता की। कभी इस केसों में बमकांड के केस में कभी मिस रिपोर्टिंग हुआ नहीं। तो ये मेरे ध्यान में रखते हुए जब पांडे जी मेरे पास आ गए और पांडे जी ने मुझे बोला कि ये मीडिया पर फिल्म बना रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसमें जो कोर्ट सीन है वो तो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए, इसलिए मेरी सहायता करो। तो पांडे जी की मेरी जानकारी रिपोर्टर करके मैं उनका नाम सुना था, फिल्म वाला करके सुना नहीं था। तो मुझे लगा कि ये नौजवान है, ये कुछ नई चीज कर रहा है। तो उन्होंने मैं उनसे पूछा स्टारकास्ट कौन है, तो उन्होंने बोला कि सब नए हैं, सिर्फ गोविंद नामदेव जी का नाम बताया। गोविंद नाम जी के बहुत फिल्मों में मैं काम देख चुका हूं। मेरे हिसाब से बहुत संतुलित काम करते हैं। आगे अभी भी मैं उनको बोला आगे भी काम करना है। तो मुझे लगा कि अगर गोविंद नामदेव जी इनको मदद कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मदद करूं। सिर्फ मैं उनको एक शर्त डाली कि हो सके तो मुझे एक दिन में मेरा काम निपटा देना, क्योंकि मैं ज्यादा बार नहीं आ सकूंगा और ऐसे नेक काम के लिए मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूं। और अगर मैं एक दिन नहीं आया तो मेरा दूसरा काम मुझे छोड़ना पड़ा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। पांडे जी एग्री हो गए और खासकर मैं इसमें आ गया क्योंकि ये मीडिया पर फिल्म थी और मीडिया आप या आपके भाई, आपके बड़े भाई, इन सब ने मुझे सहायता की है। तो इस पर जो फिल्म बनती है उसमें के कोर्ट सीन जितने रियलिस्टिक हो सकते हैं वो करने की इनकी जो कोशिश है उसमें मुझे लगा कि हाथ बटाना मेरा फर्ज है। क्या बात, इसलिए मैं आ गया। वैसे तो आप पहले खुद एक जर्नलिस्ट हैं, फिर अभी आप डायरेक्टर, आप प्रोड्यूसर, तो आपका ये जर्नी कैसे? मेरी जर्नलिस्ट में अभी भी हूँ। अभी नेपाल अर्थक्वेक आया, मैं होके आया, तो मैं लाइफ टाइम रहूंगा। लेकिन ये फील्ड ऐसा है ना कि जो आप सोचते हो, जो करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें जो आप न्यूज में, मीडिया में कभी नहीं कर सकते, तो एक फिल्म में कर सकते हैं। शायद जो इस फिल्म से जितना बड़ा मैसेज, जो चीजें हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, वो लिख के कोई कितना बड़ा आर्टिकल लिख डालो, कितनी बड़ी कहानी लिख डालो, लेकिन एक फिल्म का असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो जो आपने पूछा था कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूं, इसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा हूं, नेगेटिव खलनायक हूं फिल्म का। दिवाकर नाम है इस कैरेक्टर का। ये बहुत ही जमीन से उठा हुआ आदमी है। पहले एमएलए बनता है, कोशिशें, पहले एक साधारण कार्यकर्ता होता है एक पार्टी का, फिर एमएलए बनता है। अंदर की पॉलिटिक्स देखता है कि किस तरह से लोग पॉलिटिक्स में अपना कद बढ़ाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, वो सब ये देखता है, सीखता है और वो ही सारे हथकंडे अपना के वो चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर पर बने रहने के लिए वो हर तरह की
हर तरीके को अपनाता है। साम दाम दंड भेद, किसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, किसी लड़की का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एक जर्नलिस्ट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये सारी चीज, सारे हथकंडे अपनाते हुए वो अपनी जगह को बना के रखता है। और अल्टीमेटली एक खलनायक है तो डिफीट जेडी मुझे देता है। ये मेरा कैरेक्टर है। What type of character are you playing? This is your first film. Tell. देखिए, इसमें मैं जेडी की वाइफ हूँ, रेखा। एक घरेलू, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। तो जिसमें मेरा कैरेक्टर है, जेडी मुझे कुछ नहीं मानता, फिर भी दिखाया गया है इसमें कि एक वाइफ अपने पति के लिए इतनी दूर से आती है, लखनऊ से आके क्या क्या करती है वो अपने, वो तो आप मूवी में देख ही लोगे। तो पूरा बॉम्बे जैसे दिल्ली सब घूमना, एक स्ट्रगल टाइप। तो जज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, रियल लाइफ में कोई बड़ा चुनाव आता है, आपको जज के दौर पे देना पड़ता है, जैसे सलमान खान का भी आया, तो इस तरह कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? देखो, जज पर तो प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जज पर प्रेशर उसके सामने का आरोपी कौन है इस बात का कभी नहीं होता है। प्रेशर इस बात का होता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि हमारी हाथ से कुछ अगर गलती हो गई तो आदमी को बहुत भुगतना पड़ता है। ट्रायल एपेलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में करेक्ट होने के लिए कभी 10 साल लगते, उससे भी ऊपर जाना लगा तो 15 साल 20 साल हो जाते। तो ये प्रेशर जज पे होता है। दूसरा प्रेशर, बमकान की केस के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि उस केस के बारे में भी मैं बोला कि ये 93 का ब्लास्ट है, उसका 2007 में नतीजा आया, बहुत बड़ा केस था। 47 में हम लोगों को आजादी मिली। मुझे यही सवाल पूछा गया तो मैंने तभी बोला, वही आज मैं दोहराता हूं कि ये सबसे बड़ी दुख भरी बात थी कि इस केस में जो आरोप थे वो देशद्रोह के जैसे थे। जो गुनाह किए थे वो इंडिया के खिलाफ गुनाह करने की उसमें साजिश थी, कोशिश थी। और दुख भरी बात ये थी कि ये सब गुनहगार एक केस में सब भारत के नागरिक थे। तो आजादी मिलने के बाद 50 साल के बाद, अभी तो गुने तो होते रहते हैं, लेकिन 50 साल के बाद ऐसे गुने को अपने भाइयों को सजा देना, अगर वो तो न्यायाधीश का फर्ज होता है, लेकिन ऐसे गुनों के लिए सजा देना पड़ रहा है, इस बात का भारी दुख था। अभी आपने दूसरा भी एक सवाल पूछा, पांडे जी थोड़े बोले। The film is based on the subject of media industry as well. That's right. What do you have to comment on the current media industry? I mean, it's commercial. Is it making it social responsibility as well? Well, I think since my age, I've seen a lot of changes in the industry. When we talk about media, well, we all know there are two different kind of media. One is print media, another is television and social media. This particular movie is based on print media, absolutely. You know, what kind of challenges that we might have faced, the kind of vision that this guy JD comes in with, but what sort of changes, the challenges that he faces, and how he evolves as a human being, how he evolves as a journalist. I think it talks about it. Coming back to your question, where the changes you talk about in media,
5 years back or 10 years back and now, I think it's very different. I would not be able to comment more about it. Drastic change. But yes. What comment do you think about it? Showing the positive side of the media industry, There are negative sides as well and positive sides as well. It depends on people, depends on matters and things, how we take it. True. I think it's just a blend of everything, because if there are going to be any sort of changes, there are always going to be good side and bad side. Now, we can't just sit all the time and point out the things, because we are an integral part of it, be it your media, be it any system. We ourselves are a part of it. But yes, I think there are always going to be good side and bad side. I think it's not going to be appropriate to get them sit down and count about them. But what would really appeal the viewers was the movie? क्यों थिएटर में जाएंगे लोग पिक्चर देखने के लिए? ऐसा क्या होगा? It would appeal people because of the fact that when I heard, or probably when I hear the word journalism, I think it's all about revolution, you know, bringing out those good side and the bad side of the society or anything else. Which everybody wants. They think that they are the rebellious, and they're the rebel. They want to bring out the bad side of the society and everything. But while doing this, what kind of challenges that they face? Do they actually succeed to get this change in the society, or they themselves change, you know, because of the system or the corruption and everything? This is going to be the entire story of this movie. Talking about a court scene, have you faced a real court scene in your life? Never. It was the first experience of my life, and obviously it was. Even you haven't sitted on the board as a Never. I've never been to any court. Yeah, but I think she did good. Yeah? She was quite scared when she was doing it, so I think it was quite good. Came out really nice. Yeah. Real emotions were coming out. Great, thank you.